Okay, welcome back student. In this video we are start with a new topic of aquaculture, that is the exclusive economic zone. ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे कि जोन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिश के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है उसको समझने में आपको क्या होगी, आसानी रहेगी। ठीक है, अगर मैं बेटा सबसे पहले टोटल जो ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड का जो फिश प्रोडक्शन है अगर मैं उसकी बात करूं वो कितना था, 80 मिलियन टन। ठीक है, और ये डाटा कब का है, 2003 का। ठीक है, 2003 में जो हमारा फिश का प्रोडक्शन होता था ग्लोब का मतलब पूरी अर्थ का या पूरे वर्ल्ड का जितना भी होता था वो कितना होता था, 80 मिलियन टन होता था। ठीक है, जिसमें से जो 69 मिलियन टन था, ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं प्लस 11, ठीक है, मिलियन टन। ठीक है, जो 69 मिलियन टन था फिश का प्रोडक्शन वो कहां से आता था, कैप्चर फिशरी से। ठीक है, ये कहां से आता था, कैप्चर फिशरी से आता था। और जो 11 मिलियन टन था वो कौन से आता था, कल्चर फिशरी से आता था। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल जो डिस्कशन है वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। कैप्चर फिशरी हम किसको बोलते हैं कि जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडी जो प्रेजेंट है, नेचुरल जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वहां से हम जो डायरेक्ट फिश को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट, और वो फिशरी की जो टेक्निक है, ठीक है, उनको यूज करके उसको हम बोलते हैं क्या, कैप्चर फिशरी। ठीक है, और कल्चर फिशरी किसको बोलते हैं कि जब हम आर्टिफिशियली प्योर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहां से जो फिश को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कल्चर फिशरी, जिसका डाटा था क्या, 69 प्लस 11। ठीक है, ऐसे करके जो टोटल बनता था वो कितना था, 80 मिलियन टन। ठीक है, लेकिन अगर मैं आज एट प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, एट प्रेजेंट आज के टाइम में जो टोटल वर्ल्ड का फिश प्रोडक्शन है, टोटल जो वर्ल्ड का फिश प्रोडक्शन है वो कितना है, 176.4 सेकेंड, सॉरी 174.6 मिलियन टन। ठीक है, ये डाटा क्या हो चुका है, आज इंक्रीज हो चुका है। अगर हम 2020 की बात करें, जो वर्ल्ड में फिशरी का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 174.6 मिलियन क्या है, डाटा है। अगर आप 2003 से लेके 2020 के डाटा में देखोगे, यहाँ पे आपको ह्यूज इंक्रीज दिखेगा। वो जो ह्यूज इंक्रीज हुआ है इस डाटा के अंदर वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कि क्या चीज हमने ऐड करी, एक तो बेटा नई क्या हुई है, फिश की टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो फिश की क्या है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नए नए इक्विपमेंट यूज किए गए हैं फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और साथ में क्या हुआ है, जो आज का हमारा टॉपिक है क्या, EEZ। ठीक है, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने के बाद क्या हुआ है, जो फिश का प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया है हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, अब इससे हमें फायदे क्या है, यू नो वेरी वेल कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो डे बाय डे क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और इसकी जो डिमांड है किसके, फूड के लिए, वो अगर हम प्लांट रिसोर्सेज से देखें तो वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं किस पे, सी फूड पे, या फिर मैं बोलूं एनिमल रिसोर्सेज पे। एंड वन मोर रीजन इज दैट कि जो फिश है या फिर मैं एनिमल रिसोर्सेज बोलूं वो रिच ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, जिससे हमें हाईली जो डाइट है वो क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, हम लोग फिश का प्रोडक्शन क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो डाटा इंक्रीज हुआ, तो अब ये EEZ है क्या, हम वो समझते हैं। जो EEZ है बेटा, ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मार्क क्वेश्चन आता है। एंड मोर ओवर मैंने हर बार देखा है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में मिलता ही मिलता है, चाहे MDU का एग्जाम हो चाहे KU का एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो अब ये है क्या, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
इकोनॉमिक जोन। जोन का मतलब होता है क्या, एरिया, मतलब कोई ऐसा एरिया जहां पे क्या है, कोई डिवीजन या कोई पोर्शन हमने बना दिया। ठीक है, जो EEZ कंसेप्ट है, ठीक है, ये कैसे हुआ कि एक एरिया है कि जैसे ये क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे एक सी बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मैंने ये दो कंट्रीज फॉर्म कर दी, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, और इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या है, ये सी का एरिया लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक कंट्री के पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है फिशरी के लिए और दूसरी के पास है, तो जो दूसरी कंट्री है वो क्या करती थी पहले के टाइम पे, अभी नहीं, पहले के टाइम पे जो इस कंट्री के अंडर जो ये सी रीजन आता है, इसके भी मैरिन रिसोर्सेज को क्या कर लेती थी, यूज कर लेती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इसको तो फायदा हो गया था, ठीक है, और ये वाली क्या करती थी, डिक्लाइन करती थी। ठीक है, तो इन मैरिन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, मैरिन मतलब सी, ठीक है, मैरिन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक लॉ बनाया गया। ठीक है, उस लॉ के अंडर, ठीक है, हर एक कंट्री के, लाइक जैसे कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, हर कंट्री को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंशन किया गया कि एक कंट्री इतना एरिया सी का क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, और जो वो एरिया था उसका नाम दिया गया था क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक बार और डिस्कस करते हैं क्या, कि जैसे ये कोई सी है, ये कोई क्या है, लेट्स सपोज मैंने ये सी बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मैंने दो कंट्री फॉर्म कर दी, नेबरिंग कंट्री, कंट्री ए, कंट्री बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसकी ये सीमा लगती है, ठीक है, मतलब ये बाउंड्रीज है, और बी की भी बाउंड्रीज है, लेकिन जो बी है अपनी रिसोर्सेज को तो यूज कर ही रहा है। ठीक है, जो बी है वो अपने रिसोर्सेज को तो यूज कर ही रहा है, एंड ये क्या करता था, ए को भी यूज कर लेता था अपने बेनिफिशियल के लिए, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए, मतलब जो ये इलीगल एक्ट हो रहा था, इसको रोकने के लिए जो लॉ फॉर सी थे, जो सी के लिए क्या बनाए गए थे, लॉ बनाए गए थे, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो वहां पे क्या की गई, एक लिमिटेशन तय की गई, एक एरिया, एक बाउंड्री तय की गई कि एक पर्टिकुलर देश इतने एरिया को, सी को क्या कर सकता है, एक्सप्लोरेट कर सकता है, एक्सप्लोइट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, और वो जो जोन बनाया गया सी का, उसको बोला गया क्या, कि वो क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री थी जो सी के साथ लगती थी, उनके बीच में क्या हो गए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गए थे, अराइज हो गए थे, डिबेट अराइज हो गई थी फॉर द यूज ऑफ मैरिन रिसोर्सेज। तो उनको रिजोल्व करने के लिए, उनको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया गया था, ये एक्ट और ये जो जोन है वो क्या बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, कुछ जो एरिया की लिमिटेशंस हैं वो तय की गई। ठीक है, जैसे जैसे ये स्टार्ट हुआ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए कुछ बाउंड्रीज क्या की गई, तय की गई। सबसे पहले अंडर द लॉ ऑफ सी, अंडर द लॉ ऑफ सी, ठीक है, सबसे पहले ईयर 1950, ठीक है, 1950 में क्या किया गया कि जो सी को बेटा जो मेजरमेंट करते हैं, लाइक हम जो डिस्टेंस होता है किलोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मिल्क को या फिर कोई भी अगर लिक्विड क्वांटिटी होती है लीटर में करते हैं, ऐसे सी का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है क्या, नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो 1950 में सबसे पहले जो सी के बाउंड्री जो लिमिट की गई बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, फॉर EEZ, ठीक है, वो कितनी थी, 6 to 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, ये नॉटिकल माइल्स क्या है बेटा, एक मेजरिंग यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इनसाइड द सी। ठीक है, और अगर इसकी मैं बात करूं, अगर हम 6 नॉटिकल माइल्स की बात करें, तो ये अगर मैं किलोमीटर में इसका डिस्टेंस बताऊं, तो 6 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू आई थिंक 11.1
11.112 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस होता है किसका, सी का। उसके बाद जो 1950 में जो 6 to 12 नॉटिकल माइल्स मेजरमेंट करने के बाद फिर जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या की, डिमांड करी कि जो हमारी ये लिमिटेशन है उसको इंक्रीज किया जाए फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरिन रिसोर्सेज। तो 1970 में, ठीक है, 1970 में जो ये जोन था EEZ का, उसकी जो लिमिटेशंस थी, मतलब जो एरिया था, जो जोन था, वो इंक्रीज किया गया अराउंड कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये क्या था कि जब इसको इंक्रीज करने की बात करी तो 200 नॉटिकल माइल्स इसका जो एरिया था वो क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। 200 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 370 किलोमीटर। ये डिस्टेंस था कितना, 370 किलोमीटर। इसका मतलब क्या था कि जो एक कंट्री है, यहाँ पे ये डाटा लिखने के बाद कि अगर 2 कंट्रीज हैं, लाइक जैसे ये है, ठीक है, ये कंट्री ये है और ये कंट्री ये है, ये अपनी जो सी के साथ जो उसकी बाउंड्री लगती है उसका 370 किलोमीटर का जो एरिया है उसी को मैरिन रिसोर्सेज के लिए, मतलब फिशिंग के लिए यूज कर सकती है। और ये जैसे लाइक ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, ये भी 370 किलोमीटर ही क्या करेगी, यूज करेगी। ठीक है, अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करती है तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके ऊपर क्या है, एक्शन भी, लीगली जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। लेकिन इस बात में एक और रूल क्या ऐड किया गया कि अगर एक कंट्री के पास, ठीक है, अगर वो इसको अपने जो एरिया जो उसको दिया गया है, अगर वो उसको बेनिफिशियरी अच्छे से यूज नहीं कर रही है, ठीक है, तो दूसरी जो कंट्री है, ठीक है, वो लीगली क्लेम कर सकती है एक दूसरी कंट्री के ऊपर फॉर द यूज ऑफ द मैरिन रिसोर्सेज। ठीक है, कि वो लीगली इसको बोल सकती है कि अगर आप यूज नहीं कर रहे तो हम इसको मैरिन अपने रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये लिमिटेशन एरिया की तय हुई तो हर एक कंट्री ने अपना क्या किया, मैरिन रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन था वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज के टाइम पे जो लिमिटेशन है इसकी फिशिंग की, वो कितनी है, 200 नॉटिकल माइल्स ही तय की गई है। ठीक है, अब इसके फॉर्म करने से, ठीक है, एक चीज तो हो गई कि जो फिशरी का प्रोडक्शन था वो तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन इससे एक इफेक्ट भी हुआ। ठीक है, क्या कि अगर सी में, ठीक है, जितनी भी फिशेस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो बार बार ऐसे कैप्चर होती रहेंगी तो जो एरिया है जहां पे बार बार फिशिंग हो रही है तो उस एरिया में फिशिंग की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और वहां पे उन स्पीशीज का नंबर भी क्या हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये क्या हुआ था, साइड इफेक्ट हुआ था किसका, EEZ का। ठीक है, मेनली ये जो इफेक्ट पड़ा था वो कौन सी कंट्री के ऊपर पड़ा था, रशिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने बात करी ये वर्ल्ड वाइड बात करी। ठीक है, अगर हम अब इंडिया की बात करें, जो इंडिया थी, इंडिया ने क्या किया, यहां पे लिखती हूं, इंडिया में 1970 के बाद 2010 में, 2010 में इंडिया ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन फॉर सी में क्लेम क्या किया कि उनकी जो लिमिटेशन है EEZ की, वो 200 नॉटिकल माइल से इंक्रीज कर दी जाए अराउंड 350 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला कि इंडिया ने क्या बोला कि जो हमारी जो जोन है EEZ के लिए उसको 200 नॉटिकल माइल से इंक्रीज किया जाए 350 नॉटिकल माइल्स में, जो अराउंड होती है कितना, ये जो डाटा था ये था अराउंड 648.2 किलोमीटर कि इतना डाटा इंक्रीज किया जाए। ये बात जो इंडिया ने बोली थी, ये किस बेस पे बोली थी कि जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक
ठीक है, वो क्या है, इस लिमिटेशन से ही क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इंडिया ने क्या किया था, क्लेम किया था कि उनका जो EEZ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज किया जाए। मोरओवर इसके ऊपर अभी एक्शन चल रहा है, पर अभी के लिए क्या जो लिमिटेशन तय की गई है वो कितनी है, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें इंडिया में, ठीक है, अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं इंडिया की, इंडिया का जो एक्सक्लूसिव जोन है, इंडिया EEZ कंसेप्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम। एट प्रेजेंट बात करें बेटा, जो इंडिया का EEZ जोन है, इंडिया का जो EEZ जोन है, ठीक है, वो कितना है, नियर अबाउट इट इज 2.20 या 2.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया सी का इंडिया इस टाइम यूज कर रहा है, किसके लिए, EEZ के लिए, या फिर इस कंसेप्ट के लिए, और मैं बोलूं मैरिन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ठीक है, अब इस EEZ में, ठीक है, अब जो सी है, लाइक मैं अगर ये सी की बात करूं, ठीक है, मैंने एक सी बॉडी बनाई, ठीक है, ठीक है, एक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इनशोर, ठीक है, और एक एरिया है क्या, ऑफशोर। ठीक है, जो इनशोर एरिया है वो कितना है, नियर अबाउट 50 मीटर डेप्थ। ठीक है, और उसके बियॉन्ड जो एरिया है वो सारा क्या है, ऑफशोर। जो 50 मीटर डेप्थ एरिया है उसको बोला गया क्या, इनशोर, और जो 50 मीटर बियॉन्ड जो डिस्टेंस है उसको हम बोला गया क्या, ऑफशोर डिस्टेंस। ठीक है, जो इनशोर और ऑफशोर था, ठीक है, ये दोनों मिलके कंक्लूड करता है नियर अबाउट 20 माइल्स। ठीक है, ये 20 माइल्स का एरिया क्या करता है, कंक्लूड करता है, जिसमें से जो इनशोर है, ठीक है, जो इनशोर वाटर है उसमें जो हमें फिश का डाटा मिलता है, जो है वो कितना है, कैप्चर कितना है, 1.5 मिलियन। एक सेकेंड, जो इंडिया का डाटा है वो कितना है, 1.5 है, और जो इसका इनशोर का जो डाटा है वो कितना है, 1.5 मिलियन टन, यहां से हम कैप्चर करते हैं, और जो ऑफशोर का है वो कितना है, 0.2 मिलियन टन। मोरओवर जो इनशोर और ऑफशोर का जो पूरा कलेक्टिंग रेट है, जो कैप्चर रेट है फिशिंग का, वो कितना है, सॉरी, 2.3 मिलियन टन। ठीक है, लेकिन जो इंडिया है वो मोस्ट ऑफ द जो यूज करता है फिशिंग का जो रिसोर्सेस, वो कौन सा करता है, इनशोर वाटर का। ठीक है, ऑफशोर का नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द कैप्चर ऑफ फिशेज दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑफशोर इज लैकिंग, कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी क्या है, नहीं है कि वो ऑफशोर वाटर में जो फिशेस प्रेजेंट है उसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। इस वजह से जो मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो कैप्चर है वो कहां से आता है, इनशोर वाटर से आता है। ठीक है, जो इंडिया का जो ये इनशोर और ऑफशोर जो कैप्चरिंग रेट है ये कब आया, जब 41 क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था अंडर द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आई थिंक 298, सॉरी 298। ठीक है, 298 आर्टिकल के अंदर बेटा एक 41वां अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, जिसके अंदर क्या किया गया, एक जो लिमिटेशंस हैं इनशोर ऑफशोर वाटर की और उसकी कैप्चरिंग रेट की, वो क्या की गई थी, तय की गई थी।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो टोटल जो कैप्चरिंग रेट रहा इंडिया का कितना रहा, 2.3 मिलियन टन। और जो अब धीरे धीरे क्या है कि जो इंडिया है वो भी क्या कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी है और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ द फिशेस। ठीक है। और जो इंडिया जो मेन जो फिशेस यहाँ से जो कलेक्ट करता है वो क्या है, टूना, एंकोव, शार्क, रे, ये सारे फिशेस वो क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द नेशनल फिशरी पॉलिसी, नेशनल फिशरी पॉलिसी क्या किया, जो फिशरी का प्रोडक्शन था उसके लिए क्या किया, उस प्रोग्राम को क्या किया, इनहेंस किया, उसके रेट को इंक्रीज किया। और इसके अंदर क्या है, कुछ इंप्रूवमेंट भी की गई फिश कैच रेट के लिए। क्यों की गई, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फिशरी प्रोडक्शन के लिए जो क्या किया गया, जो फिशिंग रेट के लिए इंप्रूवमेंट की गई, क्यों की गई, उसके लिए 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव क्या थे, नेशनल फिशरी जो पॉलिसी थी वो क्या थे, क्या कि अगर हम फिशिंग रेट को, मतलब जो फिश के कैप्चर को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इससे अगर कंट्री की इकोनॉमी, क्योंकि अगर फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे भी हम अपनी जो फिशेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, जो फॉरेन जो करेंसी है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी है वो भी इससे हमें क्या होगी, ऑब्टेन होगी। थर्ड क्या होगा कि अगर फिशिंग का काम बढ़ेगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी क्या होगी, खत्म होगी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और देश में क्या होंगे, जो रोजगार के साधन है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, इससे क्या होगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली और ज्यादा फिशेस को इंक्रीज कराएंगे तो जो फिशेस का नंबर है और उनके जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं वो भी कहेगी मेंटेन होगी बाय द आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ द फिशेस। ठीक है, वन मोर इज दैट कि इससे क्या होगा हमारा, कि लास्ट वन जो 5th ऑब्जेक्टिव है क्या, कि अगर फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है किसके लिए, एनिमल प्रोटीन के लिए, जो डिमांड है एनिमल प्रोटीन के लिए वो भी क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फिशरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इसको EEZ को कंसेप्ट जो आया था, इसके लिए जो और ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई, टेक्नोलॉजी लेके आई गई, वो क्यों लेके आई गई, ताकि जो इन 5 ऑब्जेक्टिव है इन पे क्या हो सके, काम हो सके। ठीक है, तो ये सारा किसके रिगार्डिंग था, EEZ के रिगार्डिंग था। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द फिश गियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।